नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा आप सभी को पता ही है कि हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या हिस्ट्री की एक सीरीज, जिसमें हमने करा था 141 से स्टार्ट किया था। आज हम 144 तक पहुंच गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आ जाएगा। दो कोड इसमें बचे, 144 145। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में ज़्यादातर लोगों को चाहिए जो क्लासेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांडेबल हैं, वो क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही। जो है आपका कौन कौन सा कोड, BHIC 131 सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, 132, 133 और 134। इन 4 कोर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस उसके बाद शुरू हो जाएंगी जैसे ही आपकी ये वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप इस क्लास को ज्वाइन करें और आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल से अभी अभी हाल फिलहाल में आप जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि BHIE 144 जो सब्जेक्ट कोड है, इतिहास लेखन परंपरा, इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोड है। तो तसल्ली में मैं समझाने की आपको इसे कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, अभिलेख के प्रकार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभिलेख होते क्या हैं, है ना। उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। तो देखिए अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख अभिलेख याद रखना हमेशा, जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि अभिलेख क्या होते हैं तो आप बताएंगे कठोर सतह पर। क्या बताएंगे आप? कठोर सतह पर, कठोर सतह पर छैनी हथौड़े, छैनी हथौड़े से गूद कर, गूद कर लिखा गया जो लेख होता है, लिखा गया लेख, वो क्या होता है? अभिलेख होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रेमी जोड़े क्या करते हैं, है ना, किसी पार्क में जाते हैं और किसी भी पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, चक्कू से खोद खोद कर पेड़ के ऊपर क्या लिख देते हैं, दोनों प्रेमी अपना नाम लिख देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक अभिलेख तैयार कर दिया। अभिलेख कह सकते हैं आप किसी भी कठोर सतह पर क्या कर सकते हैं, गूद कर छैनी हथौड़े से क्या करना, ठोक पीट कर जो लेख लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं अभिलेख। ये अलग अलग चीजों पर लिखे जा सकते हैं, जैसे ये किसी कठोर पत्थर पर लिखे जा सकते हैं, मिट्टी की पट्टिका पर लिखे जा सकते हैं, स्तंभ पर लिखे जा सकते हैं, किसी दीवार यानी शिला पर लिखे जा सकते हैं। इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा शिला लेख हो गए आपके, स्तंभ लेख हो गए आपके, और ये क्या है आपका अभिलेख हो गया। ठीक है, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर जानेंगे कि उद्देश्य के आधार पर, जिस आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है उसके आधार पर अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं आधिकारिक अभिलेख। आधिकारिक अभिलेख वो होते हैं जो सरकार से संबंधित होते हैं, जिसमें सरकार का कोई कानून, सरकार का कोई फरमान, फरमान बोले तो आदेश, सरकार का आदेश हो गया, और राजस्व रिकॉर्ड यानी उसके टैक्स संबंधी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब, टैक्स संबंधी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गूद कर लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आधिकारिक अभिलेख। आधिकारिक से हम समझ गए इसमें अधिकार वर्ड आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं अधिकारी वर्ड आ रहा है। अधिकारी बोले तो आपका कौन? ऑफिशियल। जो ऑफिशियल अभिलेख होते हैं सरकार से संबंधित आपके होते हैं। उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत अभिलेख। कौन से अभिलेख आपके? व्यक्तिगत अभिलेख। व्यक्तिगत अभिलेख आपके क्या होते हैं? व्यक्तियों द्वारा बनाए गए अभिलेख, जैसे कि पत्र, डायरी और यात्रा वृत्तांत। व्यक्तिगत क्या होते हैं अभिलेख? जो पर्सनल होते हैं हमारे, है ना, क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते। ऐसे अभिलेखों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे अभिलेखों को हम व्यक्तिगत अभिलेख कहते हैं। साहित्यिक अभिलेख क्या होते हैं आपके? ऐसी रचनाएं जिनमें कविताएं, कहानियां और नाटक शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? कविताएं, कहानियां और नाटक। ऐसे अभिलेखों को हम कहते हैं साहित्यिक अभिलेख, यानी कुल मिला के जिनमें क्या लिखा हो, जिनमें हमारा साहित्य लिखा हो, ऐसे अभिलेख क्या कहलाते हैं? आपके साहित्यिक अभिलेख कहलाते हैं। धार्मिक अभिलेख कौन से होते हैं? जिसमें धर्म के ग्रंथ हो, धर्म के मंत्र हो, या फिर कोई स्तुति वगैरह लिखी गई हो। स्तुति आपको पता है पंक्तियों को कहते हैं, तो ऐसे अभिलेख हो जाते हैं आपके क्या? धार्मिक अभिलेख। तो आप देख रहे होंगे उद्देश्य के आधार पर अभिलेख कितने प्रकार के यहाँ पर निकल के आए? 4 प्रकार के अभिलेख होते हैं उद्देश्य के आधार पर। जब भी आपसे पेपर में पूछ ले कि अभिलेख क्या होते हैं तो आप बताएंगे किसी भी कठोर सतह पर गूद कर छैनी हथौड़े की सहायता से लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? हम अभिलेख कहते हैं। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये हो गया आपका अभिलेख के एक प्रकार। अलग अलग आधार पर अब अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिए। ठीक है, ये डबल टाइपिंग एरर आपका हो गया। चलिए अब बात करते हैं इतिहास पुराण परंपरा क्या होती है, यानी इतिहास को जानने में, इतिहास को जानने में पुराणों का क्या महत्व है। तो याद रखना पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण यानी कि प्राचीन ग्रंथ। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन ग्रंथ को हम पुराण कह सकते हैं। एक विशाल ग्रंथ ये होते हैं। टोटल पुराण कितने? हमारे भारत के 18 पुराण हैं, जिनमें मेन मेन कौन कौन से हैं? सबसे पुराना है मत्स्य पुराण, इसके अलावा भागवत पुराण आपने सुना होगा, भागवत पुराण के अलावा आपका विष्णु पुराण आपने सुना होगा, है ना, शिव पुराण भी है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, वायु पुराण है आपका। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य पुराण है जिनका नाम आपको याद रखना है। तो पुराण हमें प्राचीन भारत को समझने में बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इतिहास पुराण परंपरा भारत में ज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी पुराणों को पढ़कर हमें ज्ञान भी मिलती है और शिक्षा भी।
यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कब से चल रही है? प्राचीन काल से। इसमें इतिहास, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र और साहित्य सभी का क्या मिलता है? हमें ज्ञान मिलता है। यानी कि ये केवल इतिहास नहीं बताते, हमें धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, दर्शन के बारे में जानकारी देते हैं। दर्शन बोले तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे फिलोसॉफी। क्या होती है दोस्तों? दर्शन बोले तो आपकी फिलोसॉफी। इतिहास पुराण परंपरा की विशेषता क्या है? मौखिक परंपरा। यह परंपरा मुख्य रूप से मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती रहती है। आपने सुना होगा बहुत सी परंपराएं ऐसी है जो पिछली पीढ़ी ने हमें सिखाया हो और आने वाली पीढ़ी को हम सिखाएंगे। ऐसी परंपरा क्या है? आपकी पुराण परंपरा कहलाती है। जैसे हम होली दिवाली बनाते हैं तो पुराने रूप से बनाते चले जाते हैं। पुराने हिंदू धर्म में हर त्योहार क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। हमारे माँ बाप ने हमें सेलिब्रेट करना सिखाया, हम अपने बच्चों को सेलिब्रेट करना सिखाएंगे। मौखिक रूप से परंपराओं का हस्तांतरण होता है इतिहास परंपरा में। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम बनता है कौन? आपका पुराण परंपरा। ज्ञान का भंडार है आपकी पुराण परंपरा और विभिन्न विषयों का ज्ञान देती है। विभिन्न विषयों में जैसे मैंने अभी आपसे कहा साहित्य का ज्ञान देती है, इतिहास का ज्ञान देती है, धर्म का, दर्शन का और नीति शास्त्र का। मुख्य 5 विषयों का क्या देती है? ये ज्ञान देती है। ये बात आपको याद रखनी है। कितने विषयों का? 5 विषयों का ज्ञान देती है आपकी इतिहास पुराण परंपरा। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फिर आएगा कि इतिहास पुराण परंपरा क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे होंगे बखर अतीत को समझने में सहायक है। बखर, बखर जो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। याद रखिए ये क्या है आपके? ये ऐतिहासिक स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोत यानी इतिहास को समझने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये एक नया टाइप का आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। बखर एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो मध्ययुगीन भारत में लिखा गया। याद रखिए बखर का संबंध किससे है? क्योंकि बखर अपने आप में क्या है? आप देख रहे होंगे उर्दू फारसी वाला शब्द है। तो मध्ययुगीन भारत में क्या किया गया था? लिखा गया था मध्यकाल में। जब भारत पर मध्यकाल की 2 ही विशेषता आपको याद रखनी है। मध्यकाल में भारत में रही है दिल्ली सल्तनत पीरियड, है ना? क्या रही है आपकी? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के साथ आपका मुगल काल। यह है आपका मध्यकाल। ये बात आपको याद रखनी है केवल। ठीक है, यह राजाओं और रानियों के शासनकाल, उनके युद्ध और उनके राज्य में हुई घटनाओं का वर्णन देते हैं। बखर क्या करते हैं? बखर बोले तो बखान करना। बखर जो शब्द मिला होता है, मिला है बखान से हमें, और बखान का मतलब होता है किसी चीज का व्याख्यान देना, है ना? किसी चीज की क्या देना? एक्सप्लेनेशन देना। तो ये बखर का मतलब क्या है? जो किसी चीज को एक्सप्लेन करे। किस किस चीज को एक्सप्लेन करे? शासनकाल को एक्सप्लेन करे, युद्धों को एक्सप्लेन करे, राज्य में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करे। ये सब चीजें एक्सप्लेन करते हैं बखर। बखर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इतिहास की क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। बखर क्या करते हैं? इतिहास की जानकारी देते हैं। इतिहास के सामाजिक जीवन को समझने में हमारी मदद करते हैं। इतिहास के राजनीतिक जीवन को समझने में भी क्या करते हैं? ये हमारी मदद करते हैं। सांस्कृतिक जीवन को समझने में हमारी मदद करते हैं। जैसे पुराने समय में स्पेशली मध्यकाल में भारत में किस प्रकार की संस्कृति थी और साथ साथ कैसी परंपराएं थी, क्या रीति रिवाज थे, क्या त्योहार मनाए जाते थे, ये सब कुछ बखर में आपको मध्यकाल का मिल जाएगा। इसके अलावा भाषा और साहित्य, बखर में हमें मध्यकाल की भाषा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी और उन भाषाओं में कौन सा साहित्य लिखा गया, ये सब आपको बखर में मिल जाएगा। बखर बोले तो बखान करना या फिर व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। ये आपको याद रखना है कि बखर किस काल से संबंधित है? मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो उम्मीद है इतनी कहानी आपको यहाँ पर क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइयान। इसके ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में छपने वाला आपका प्रश्न है, 100% पेपर में छपेगा। एक चीनी यात्री हुए फयान, है ना? इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए फयान के बारे में जानते हैं। ये क्या थे? एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं? ये बौद्ध धर्म के रहने वाले थे। आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे। और भिक्षु मतलब जो अपना जीवन भिखारियों की तरह भिक्षा मानकर जीते हैं, है ना? उन्हें क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु। जो बौद्ध मठों में रहते हैं, जो किस में रहते हैं? जो मठ में रहते हैं। मठ बोले तो भिक्षुओं का समूह। क्या था? मठ बोले तो किसका समूह? भिक्षुओं का समूह क्या कहलाता है? आपका मठ कहलाता है। इतनी सी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलिए देखिए, फाइयान 337 ईस्वी से लेकर 422 ईस्वी, जिन्हें फासियान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फासियान के नाम से भी जाना जाता है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, एक यात्री भी थे। यात्री है तो कुछ ना कुछ लिखेंगे भी, लेखक भी थे, एक ट्रांसलेटर भी थे, अनुवादक भी थे। उन्होंने भारत के कई ग्रंथों को चीनी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। ये बात आपको याद रखनी है। उन्होंने भारत में और श्रीलंका में अपनी यात्रा की और बौद्ध धर्म के केंद्र थे। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा था? भारत और श्रीलंका में, इसलिए वहां पर उन्होंने यात्रा की। उनकी यात्रा का जो वृत्तांत है, बौद्ध राजाओं का एक अभिलेख,
उनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? बौद्ध राजाओं का एक अभिलेख, चीनी भिक्षु फासियान की बौद्ध अभ्यास पुस्तकों की खोज में भारत और सिलोन की यात्रा, ये उसकी पूरा नाम है। उनके पूरे यात्रा वृत्तांत का ये नाम है, बौद्ध राजाओं का एक अभिलेख, चीनी भिक्षु फासियान की बौद्ध अभ्यास पुस्तकों की खोज में भारत और सिलोन की यात्रा। उनकी बुक का नाम है भारत और सिलोन की यात्रा, जिनमें उन्होंने केवल यह बताया कि भारत और सिलोन पर ऐसे कौन से राजा हैं जो शासन करते हैं और वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी कि फॉलोवर है। कहानी समझ में आई? बौद्ध धर्म के इतिहास और भारत के प्राचीन इतिहास के समझने के लिए महत्वपूर्ण है। फाहियान का जो क्या है, इनका वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत याद रखना। यात्रा वृत्तांत एक वर्ड यहाँ पर आया, जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में से ट्रैवलर कहते हैं हम, है ना। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है दोस्तों, हम आजकल तुम देखो ट्रैवल ब्लॉग चलते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच बीच में रिकॉर्डिंग्स करके यूट्यूब पर डालते हैं, उसे ट्रैवल ब्लॉग कहते हैं। उसी तरीके से यदि पूरी यात्रा का वर्णन हम किसी किताब में लिख देते तो उसे यात्रा वृत्तांत कह देते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानना हो, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास आपको जानना हो, फाहियान का जो क्या है ट्रैवलर है, यात्रा वृत्तांत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहानी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी फाहियान के बारे में। और भी अगर आपको इससे अलावा कुछ जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं संत चरित्र की। देखिए यहाँ पर थोड़ा तसल्ली में मैं आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इस बार छपेगा ये प्रश्न। देखो संत चरित्र क्या होता है? संत तो आपको पता ही है, आप कह सकते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में सेंट कहते हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं ऋषि, है ना, ऋषि मुनि, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे यहाँ संत कहलाते हैं। चरित्र लेखन, चरित्र मतलब उनके चरित्र का व्याख्यान, है ना, चरित्र का व्याख्यान जिसमें हो उसे हम क्या कहते हैं? संत चरित्र कहते हैं, है ना। कोई भी संत हैं हमारे भारत के जो क्या करते हैं? वनों में तपस्या करते हैं या फिर बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना, जैसे रामानुजाचार्य हो गए आपके संत, तो बहुत सारे संत हमारे यहाँ हुए हैं, कृष्ण गोपालाचार्य भी हुए। तो ये क्या है? ये संत चरित्र लेखन का मतलब क्या है? एक ऐसी साहित्यिक परंपरा जिसमें संतों के बारे में व्याख्यान किया जाता है, हमारे देश के जो संत हुए हैं, चाहे वो आपके क्या मान सकते हैं आप, वो भक्ति संत हो चाहे आपके सूफी संत हो। तो संत चरित्र लेखन एक साहित्यिक परंपरा है। ये क्या है? ये एक साहित्यिक परंपरा है। इनके बारे में लिखना क्या है? अपने आप में एक साहित्यिक परंपरा है, इतनी बात आपको याद रखनी, जिसमें संतों के जीवन के कार्य, शिक्षाओं का वर्णन किया जाता है। मैंने कहा था ना कि संत चरित्र में किसकी जानकारी मिलेगी? संतों की जानकारी मिलेगी, उनके कामों की जानकारी मिलेगी, उनकी शिक्षा की जानकारी मिलेगी। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज तक विभिन्न भाषाओं में इसके कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इस परंपरा की शुरुआत कब होती है? प्राचीन काल से, और कई अलग अलग भाषाओं में इनके कई ग्रंथ लिखे गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है संत चरित्र लेखन में। संत चरित्र लेखन का उद्देश्य क्या है ना, क्यों लिखा जाता है संतों का चरित्र? देखो, संतों के जीवन का स्मरण, भाई सीधी सी बात है, संतों को देवताओं के समान पूजा जाता है हमारे देश में, है ना। और यही कारण है कि उनके चरित्र को लिखा गया, संत चरित्र रचना की गई, ताकि हम उनके बारे में याद कर सकें, उन्हें पूज सकें, उनके बारे में क्या, उनके कार्यों को याद कर सकें, उनके जीवन को याद कर सकें, उनके कार्य क्या कर सकें, याद कर सकें। संतों के शिक्षाओं का प्रचार, जो संत ने क्या दिए, शिक्षा दी है, बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है, जैन धर्म की शिक्षा जो है, जो महावीर जैन ने कहा, जो हमारे किसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, वो सब शिक्षाएं अगर संत चरित्र लेखन के थ्रू लिखी जाएंगी तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी, हस्तांतरित होंगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए संत चरित्र लेखन किया गया। भक्ति भावना का विकास, साथ में क्या किया गया कि भक्ति भावना लोगों तक पहुंचे, है ना। संत चरित्र लेखन से क्या होता है, क्योंकि देखिए संत हमें सबसे ज्यादा शिक्षा किसकी देते हैं? भक्ति की देते हैं। और यदि हम उनके लेखन को पढ़ेंगे, संत के चरित्र को समझेंगे, जब भी तो हमारा खुद का चरित्र यानी कैरेक्टर क्या होगा, फॉर्म होगा। आजकल लोग प्रॉपर्टी तो बना रहे हैं लेकिन कैरेक्टर नहीं बना रहे। कैरेक्टर बनाने पर अगर हम फोकस करें तो प्रॉपर्टी तो अपने आप ही बन जाएगी दोस्तों। तो यही चीजें क्या हैं, यही चीजें संत चरित्र में है कि संत के जीवन को समझा जाए, उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया जाए और भक्ति की भावना बढ़ेगी। अगर संत चरित्र लिखा जाएगा तो भक्ति की भावना क्या होगी, लोगों के अंदर बढ़ेगी, लोग भक्ति के महत्व को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उम्मीद है इतनी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अब आपका सेकंड पार्ट है, उसे हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए। शॉर्ट क्लासेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप रैपिड रिवीजन कर पाएं। बहुत बड़ी क्लास लेने में आप बोर हो सकते हैं, जो हम आपको नहीं होने देंगे। छोटी छोटी क्लासेस आप लीजिए और जल्द ही इसके ऊपर मैराथन भी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।